ये कहानी है सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की। भारत जब आज़ाद हुआ तो हमने अपनी खुद की पहली सरकार बनाई। हालांकि आपने सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हम ये जानते थे कि एक पार्टी के पास यदि बहुत ज़्यादा पावर आ जाए तो एनार्की की स्थिति भी बन सकती है, जनता उससे भी परेशान हो सकती है। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, निपटने के लिए हमने बराबर की ही सी क्षमताएं और शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दे दी। अब जब दो दिग्गज हमने मैदान में उतार दिए हैं तो इनके बीच में मतभेद और टकराव स्वाभाविक सी बात है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में आज़ादी के समय से आज तक कई बार टकराव हो चुके हैं, छोटी छोटी बातों पर भी और बड़े बड़े मुद्दों पर भी। इस सीरीज में हम लोग ऐसे ही कुछ टकराव, ऐसी ही कुछ विवाद और ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके ज्ञान के लिए भी जरूरी है। We'll be discussing the legal as well as the socio-political background of these cases. So stay tuned for all these videos. स्वागत है आप सभी का सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के पहले अध्याय में, जो है कस्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का संरक्षक कौन। एक कहावत है बहुत पुरानी जिसमें यह कहा जाता है कि अधिकतर झगड़ों के कारण होते हैं जर, जोरू और जमीन। खैर, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच का जो पहला बड़ा विवाद था वो भी कहीं ना कहीं जमीन के अधिकार से ही संबंधित रहा। खैर, गौरतलब है कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति पर अधिकार एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था 1978 तक। अब इस अधिकार के चलते जितने भी भारतीय नागरिक थे वो सभी इस अधिकार को अपना फंडामेंटल राइट समझते हुए अपनी अपनी भूमि पर अपना अधिकार क्लेम करना चाहते थे। पर संविधान जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जब हमारी पहली सरकार आई तो एग्रेरियन लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि इन सब राज्यों में। इनमें से एक रिफॉर्म एक्ट था बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1950। इस एक्ट के थ्रू जो भी एग्रीकल्चरल फार्मर्स थे उन सब की जितनी भी सरप्लस जमीन थी वो सारी की सारी सरकार लेने लग गई या उनके अधिकार उन भूमियों पर से खत्म करने लग गई। इस चीज के थ्रू लोगों के फंडामेंटल राइट पर असर पड़ रहा था, तो ये सभी लोग पहुंचे पटना हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने इस एक्ट को इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया 1951 में। जब 1951 में यह चीज हुई तो सरकार पहला अमेंडमेंट लेकर के आई जिसके द्वारा आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B ऐड किए गए। अब इन आर्टिकल्स की अपने आप में क्या वैलिडिटी है वो एक अलग सवाल है, पर आर्टिकल 31B के थ्रू 9वां शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। यह थी भारत सरकार की पहली चाल, जिसमें सरकार ने 9वें शेड्यूल को ऐड किया और यह कहा कि इस शेड्यूल के अंतर्गत जो जो लॉज डाले जाएंगे वो सभी लॉज चैलेंज नहीं किए जा सकेंगे किसी भी कोर्ट में। यह पहला संशोधन जब लेकर के आई सरकार तो पूरे देश में अनरेस्ट हो गया। लोग घबरा गए कि अभी अभी तो सरकार बनी है, अभी ही ये संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को लेकर जब पूरे भारत में ह्यू एंड क्राई हुआ तो जो हमारे ट्रेडिशनल जमींदार थे, बहुत सारे जमींदारों ने इस अमेंडमेंट, पहले संशोधन को चैलेंज किया। केस का नाम था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनका यह कहना था कि अमेंडमेंट को भी लॉ की परिभाषा में लाया जाता है और कोई भी लॉ किसी भी व्यक्ति से फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकता। इस चीज को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को सिरे से नकार दिया और यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लॉ की परिभाषा में नहीं आते और इसीलिए इनका जुडिशियल रिव्यू हो पाना भी संभव नहीं है। जुडिशियल रिव्यू कोर्ट की वो शक्ति है जिसके द्वारा कोर्ट इन सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों को ध्यान में रखती है, इनका रिव्यू करती है, इनकी स्क्रूटनी करती है और अगर ये असंवैधानिक पाए जाते हैं तो इन्हें स्ट्राइक डाउन करने की शक्ति रखती है। सरकार को इस जजमेंट से बहुत पावर मिली। इस जजमेंट के बाद सरकार ने 9वें शेड्यूल में और लॉज डालने शुरू किए और कई अमेंडमेंट्स करती चली गई। हद तब हुई जब 1964 में 17वें अमेंडमेंट एक्ट से 9वें शेड्यूल में 44 नए लॉज डाल दिए। सरकार ने 44 लॉज को एक साथ बोल दिया कि इन सब को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस चीज को लेकर के और लोगों को परेशानी दिखाई दी, जो कि स्वाभाविक भी था। तो सज्जन सिंह केस में इसको फिर से चैलेंज किया गया और इस केस को भी शंकरी प्रसाद के तर्ज पर डिसमिस कर दिया गया।
लोगों को यहां भी कोई बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन ये वो स्टेज थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस बहुत घबरा गए। उन्हें यह चीज समझ में आई कि क्या सरकार पूरा का पूरा संविधान रीराइट कर सकती है, उठाकर सिरे से एक नया संविधान लिख सकती है। तो फिर इस देश में जिसमें हम रह रहे हैं, हमारी सेफ्टी की क्या गारंटी है, इसको लेकर के चिंता व्यक्त की गई थी। कई सारे लैंड ओनर्स को इन सारे अमेंडमेंट्स और संशोधन के द्वारा उनके अपनी होल्डिंग से डिप्राइव किया जाने लगा। खास तौर पर पहला, चौथा, 17वां जो अमेंडमेंट था, इन सब को लेकर के लैंड ओनर्स या जमींदार बहुत ज्यादा परेशान हुए, जिसके चलते आईसी गोलकनाथ केस में इसको फिर से चैलेंज किया गया। 11 जजेस की एक बेंच बैठी। इतनी बड़ी बेंच पहले किसी केस में बैठी नहीं थी, पर इस बेंच ने डिक्लेयर किया कि अमेंडमेंट लॉ होते हैं और उनका जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल पॉसिबल है। अब समझने वाली बात यह थी कि अगर ऐसा कर दिया गया तो बहुत सारी चीजें जो हो चुकी हैं उन्हें पलटने में बहुत तकलीफ आएगी। तो एक प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया और कहा, देखिए, आज की तारीख के बाद से जब भी कभी कोई ऐसा कानून आएगा जो एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करेगा या इस तरीके के कोई भी स्टैट्यूट्स ऐड किए जाएंगे 9th शेड्यूल में, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही माना जाएगा और उसका रिव्यू कर पाना संभव होगा। पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट सिर्फ जुडिशियल कॉन्सेप्ट्स पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल एंड जुडिशियल फिलॉसफी पर बेस्ड था। इससे टैकल करने के लिए पार्लियामेंट ने चली अपनी अगली चाल, 24वां संशोधन 1971। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली ये ऐड कर दिया गया अनुच्छेद 13 और 368 में कि अमेंडमेंट कानून नहीं होता है और कोई भी अमेंडमेंट यदि किया जाता है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। यहां पर हम समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है कि सरकार अधिकार नहीं छीन सकती, सरकार इतने अमेंडमेंट नहीं कर सकती, और सरकार अमेंडमेंट ला करके संविधान में ही ये चीज स्टैब्लिश कर रही है कि हम सब कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। अब इन सब के चलते एक और मामला हो रहा था केरला में हिज होलीनेस स्वामी केशवानंद भारती, जो कि एडनीर मठ के प्रमुख हुआ करते थे, उनका जो इंस्टीट्यूशन था उसकी भूमि केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के द्वारा ली जाने लगी। उन्हें इस चीज से परेशानी हुई और उन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया केरला हाई कोर्ट में। इस बीच में जब उसका निर्णय आने वाला था, उससे पहले सरकार ने केरला लैंड रिफॉर्म्स को 9वें शेड्यूल में ऐड कर दिया 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972 से। यहां पर हमें देखने को मिलते हैं हमारे भारत के एक सबसे प्रमुख और सबसे विख्यात अधिवक्ता नानी पालकीवाला जी। नानी पालकीवाला हिज होलीनेस स्वामी केशवानंद भारती के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट गए 24, 25 और 29वें संशोधन को चैलेंज करने के लिए, और यह कहा कि साहब, इन 3 अमेंडमेंट्स के द्वारा कोर्ट्स की पावर को क्षीण किया जा रहा है और पार्लियामेंट की पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें रोकथाम करने की जरूरत है। पहली बार 13 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठी। यह बेंच 7/6 में डिवाइडेड थी। इस तरीके का मतभेद था कि 4 जजेस ने जजमेंट भी साइन करने से मना कर दिया, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पार्लियामेंट सब कुछ बदल सकती है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है, पर किसी भी स्थिति में बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती, मूलभूत ढांचे को चेंज नहीं कर सकती। कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत भारत है, कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारा संविधान हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। उन कारणों को चेंज किया जाए ऐसा संभव नहीं है, उन कारणों को इन्फ्रिंज किया जाए ऐसा परमिसिबल नहीं है। इसी जजमेंट से प्रभावित होकर, इंस्पायर होकर और भी कई केसेस हुए। मिनर्वा मिल्स, IR कोएलो, इन सभी केसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इसके थ्रू फाइनली जो हमारे सामने निष्कर्ष निकला वो ये था कि अमेंडमेंट लॉ की परिभाषा में तो नहीं आते, पर यदि किसी भी अमेंडमेंट से संविधान के मूलभूत ढांचे पर फर्क पड़ता है तो उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है और उसको हटाया जा सकता है। इस पहली लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई, या कह लीजिए इन्हें एक मिडिल ग्राउंड मिल गया। हम ऐसे ही और वीडियोस के साथ लौटेंगे जहां सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हुई इन टसल्स को हम देखेंगे, समझेंगे और हमारा नॉलेज एक्सपैंड करेंगे। थैंक यू सो मच।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है या जिन्हें ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये पहल कैसी लगी।